नमस्कार मित्रों। हम लोग जो बात कर रहे हैं आज व्यक्ति के व्यक्तित्व के अंदर कौन कौन सी विशेषताएं पाई जाती है या किन विशेषताओं के आधार पर एक व्यक्ति के अंदर व्यक्तित्व की उपस्थिति या फिर उसके अच्छे व्यक्तित्व की पहचान या उसमें व्यक्तित्व की पहचान उससे संबंधित कुछ क्वालिटीज़ पर हम बात करेंगे, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स पर हम बात करने वाले हैं। मैं सबसे पहले तो आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि एक व्यक्ति के व्यक्तित्व की बात जब भी होती है, व्यक्ति के व्यक्तित्व में तीन सबसे मूलभूत विशेषताएं जरूर होनी चाहिए। तीन सबसे मूलभूत विशेषताएं, वैसे विशेषताएं और भी है जिसका मैं जिक्र करूंगा, लेकिन कोई भी व्यक्ति का व्यक्तित्व की हम बात करें और हम इन तीन चीजों की उपस्थिति अगर नहीं हो तो मैं ये मानूंगा कि व्यक्ति के व्यक्तित्व की उपस्थिति ही नहीं है। एक प्रकार से मैं बताना चाह रहा हूं कि व्यक्ति के व्यक्तित्व की विशेषताओं की बात करें तो सबसे महत्वपूर्ण विशेषताएं, तीन विशेषताएं जिसको मैं सबसे पहली कैटेगरी के अंदर रखूंगा और जिसके बारे में मैं आपसे बात कर रहा हूं। देखो, हमारे को केवल पॉइंट रटने ही नहीं है, हमको समझ में आना चाहिए कि आखिर इसका मतलब क्या है, और समझ में आएगा तो हम एप्टीट्यूड बेस पर जब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे, देखो हिस्ट्री, पॉलिटिक्स, ज्योग्राफी में हम रट लेते हैं, लेकिन यहां रटने से काम नहीं चलता है, यहां समझ विकसित करनी होगी। हम लोग बात अगर करें कि व्यक्ति के व्यक्तित्व के अंदर शुरुआती विशेषताओं की बात करूं, वैसे तो व्यक्ति के व्यक्तित्व में बहुत सारी विशेषताएं हैं, लेकिन अगर व्यक्ति के अंदर आत्मचेतना नहीं है, सेल्फ कॉन्शियसनेस नहीं है, तो मैं ये मानूंगा कि व्यक्ति के व्यक्तित्व की उपस्थिति ही नहीं है। ध्यान देना, अगर व्यक्ति के अंदर आत्मचेतना का गुणधर्म नहीं है, अगर व्यक्ति के अंदर सेल्फ कॉन्शियसनेस का गुणधर्म नहीं है, अगर हम आत्मचेतना के लिए अंग्रेजी के अंदर शब्द यूज करें तो हम कहेंगे सेल्फ कॉन्शियसनेस। सेल्फ कॉन्शियसनेस, आत्मचेतना। आत्मचेतना इस शब्द का हिंदी में अर्थ होता है खुद की जागरूकता, मतलब स्वयं जागृत हो अपने बारे में, स्वयं के बारे में ज्ञान। आत्मचेतना का मतलब है स्वयं के बारे में हमारे को क्या हो, जानकारी हो। अब इसका मतलब क्या हुआ समझना, एक मनुष्य के अंदर अगर आत्मचेतना है, व्यक्तित्व अच्छा हो सकता है, बुरा हो सकता है, वो अलग बात है, लेकिन आत्मचेतना है तभी उसमें व्यक्तित्व की उपस्थिति होगी, अन्यथा नहीं होगी। आत्मचेतना का मतलब क्या, जैसे मैं हूं, मुझे यह पता होता है कि मैं कौन हूं, मेरा काम क्या है, मुझे मेरे सामने कौन आदमी खड़ा है, उसके सामने मुझे कैसे बात करनी है, मेरे महत्वाकांक्षाएं क्या है, मेरा किस प्रकार का कार्य मेरी इच्छाओं को प्रभावित करेगा, मैं क्या करूं कि वो मेरे लिए अच्छा हो, मैं क्या करूं कि मेरे लिए भी अच्छा हो, दूसरों के लिए अच्छा हो तो और भी अच्छा है। मैं ये भी जानना चाहता हूं कि मेरा व्यवहार कैसा है और लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं। ये हम सबके मन में आता है, मेरे मन में भी आता है, आपके मन में भी आता है, सबके मन में आता है। हमारे दिमाग में एक इच्छा रहती है, लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं। एक बात मैं कह रहा हूं, हम कैसे हैं, आप कैसे हैं, मैं कैसा हूं, हमें खुद के बारे में पता ही होता है। हम जानकर अनजान बने अलग बात है, लेकिन हमें खुद की क्वालिटीज के बारे में भी पता होता है। जैसे हमें पता होता है कि हम अच्छे हैं, हम बुरे हैं, हमें गुस्सा ज्यादा आता है, हम चिड़चिड़े हैं, हम भावुक है, हमें सामने वाले की थोड़ी सी बात भी बुरी लगेगी, मुझे रोना ज्यादा आता है, मुझे बुरी से बुरी परिस्थिति में भी रोना नहीं आएगा, मैं बिल्कुल बोल्ड हूं। अब आप विचार करेंगे कि भाई व्यक्तित्व का मतलब तो व्यक्ति का जो दूसरे को दिखता है वो है, फिर ये आत्मचेतना कैसे आ गई। व्यक्तित्व तो वही है जो व्यक्ति का व्यवहार, व्यक्ति के समस्त गुण, व्यक्ति के समस्त गुणों का संकलन, उसके परिवेश के साथ उसका द्वितीय समायोजन जो लोगों को दिख रहा है, व्यक्तित्व तो वही है। लेकिन वो व्यक्तित्व होगा कब, जब आपकी खुद के बारे में कोई चेतना है, खुद के बारे में कोई जागृति है,
आप खुद के बारे में जानते हैं, खुद के बारे में सोचते हैं, और आपका व्यवहार आपके होशो हवास में होता है। जैसे 7-8 साल का बच्चा कोई व्यवहार करता है ना, जैसे पड़ोसी को कुछ कह दिया, पड़ोसी को बुरा लगा, लेकिन बुरा लगा तो क्या कहता है, बच्चे को डांट तो देता है, लेकिन क्या कहता है, टाबर है, बच्चा है, यानी उसकी बात का बुरा नहीं माना जाता। एक 4 साल का बच्चा अपने पिताजी को भी कुछ कह देता है, पिताजी पर गुस्सा कर देता है, उसके गुस्से का बुरा नहीं मानते। लेकिन वही 4 साल का बच्चा जब 24 साल का नौजवान हो जाए और अपने पिताजी को अगर थोड़ा सा भी झिड़क देगा, पिताजी बुजुर्ग हो गए, थोड़ा सा भी झिड़क देगा तो पिताजी गुस्सा कर लेंगे, अपने अतीत में जाएंगे, सोचने लग जाएंगे कि मैंने बच्चे को कितना पाला पोसा, बच्चे को बचपन में कितना ये जिद करता था, मैं इसकी जिद पूरी करता था, और आज ये बड़ा हो गया तो मेरे सामने झिड़कने लग गया मुझे। पिताजी माइंड कर लेते हैं। क्यों माइंड करते हैं? क्यों? क्योंकि पिताजी को पता है ये 24 साल का नौजवान जो कुछ कर रहा है ये अपने होश आवास में कर रहा है, इसको पता है ये क्या कर रहा है। लेकिन 4-5 साल का बच्चा, 6-7 साल का बच्चा, वो अनजाने में करता है, उसको खुद को पता नहीं वो क्या कर रहा है, वो बड़े के सामने कैसे व्यवहार कर रहा है, उसको खुद को पता नहीं। आपको ध्यान हो, जब हम बड़े हो जाते हैं तो हमें पता होता है कि हमारा कोई व्यवहार क्यों है, उसका कारण क्या है, तो फिर हमारी बात का अच्छा और हमारी बात का बुरा लगना बनता है। हमारे व्यवहार पर सामने वाले को अच्छा भी लगता है, हमारे व्यवहार पर सामने वाले को बुरा भी लगता है। हमारे शब्द अगर कंटीले शब्द है, सामने वाले के घाव कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि व्यक्ति को यह पता होता है कि उसका स्तर क्या है, उसकी रुचि क्या है, उसकी महत्वाकांक्षाएं क्या है, उसका व्यवहार क्या है। ये सारी चीजें जो हमें खुद के बारे में पता होती है, जब हमें खुद के बारे में पता होता है ना, तब हम ये जानना चाहते हैं कि मैं ऐसा हूं, लेकिन लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं। हमें बात बात पर गुस्सा आता है। जैसे सपोज कोई परिस्थिति हुई, हमने अपने दोस्त को भला बुरा कह दिया, गुस्सा कर लिया। मान लो कोई गुस्सेल व्यक्ति, उसको बात बात पे गुस्सा आ जाता है, लेकिन गुस्सा ठंडा होता है जब सोचता है मैंने ये चीज कही, ये मुझे नहीं कहनी चाहिए थी, ये मैंने गलत कहा, और तब वो कोशिश करता है कि सामने वाले को कितना बुरा लगा ये भी मुझे पता चले, और सामने वाला मेरे बारे में क्या सोचता है ये भी मुझे पता चले। और जब हम ये कोशिश करते हैं कि सामने वाले को मेरा व्यवहार कैसा लगा, इसका मतलब हम ये जानना चाह रहे हैं कि सामने वाले की नजर में मेरी पर्सनैलिटी कैसी, उसका इंप्रेशन कैसा गया है, उसका इंप्रेशन कैसा गया है। जैसे उदाहरण के तौर पर एक 18 साल का नौजवान लड़का अपने कॉलेज में पढ़ने वाली 16 साल की लड़की से मिलता है। कॉलेज का पहला दिन है, लड़का क्लास के अंदर गया, लड़की को देखा, लड़की क्लास के अंदर नहीं आई है, किसी और स्कूल, हायर सेकेंडरी गर्ल्स स्कूल से आ गई, लड़का हायर सेकेंडरी कोएड स्कूल से आ गया। अब लड़का और लड़की उस कॉलेज के अंदर फर्स्ट ईयर के अंदर एक साथ क्लास के अंदर है, फर्स्ट बार जब आए क्लास में। अब कॉलेज लाइफ है, जनरल मुलाकात हो जाती है, बातचीत हो जाती है। पूछा हेलो, उन्होंने भी सामने रिप्लाई आया हाय, क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम राम है। तुम्हारा नाम? माय नेम स्मिता। राम एंड स्मिता दोनों में बातें हुई, और बातें होने के बाद लड़का अंदर से चाहे कैसा भी है, लेकिन लड़की से बात करना उसको अच्छा लग रहा है, तो वो क्या करेगा, पहले कम बोलेगा, क्योंकि लड़के को भी पता है कि ज्यादा बोलूंगा तो ज्यादा मैं फूट पड़ूंगा, तो लड़की के सामने मेरा इंप्रेशन खराब जाएगा। लड़का खूब बोलने वाला है, लेकिन लड़की के सामने संकोची संकोची रहेगा, कम बोलेगा। और मान लो वो लड़की दिखने करने में ठीक ठाक है, और लड़का चाहता है कि उसके सामने इंप्रेशन झाड़ना है, तो क्या करेगा, वो अपने आप को उस रूप में प्रेजेंट करेगा कि उसका इंप्रेशन अच्छा जाए। और जब उस रूप में प्रेजेंट करेगा कि उसका इंप्रेशन अच्छा जाए, तो फिर बहुत तहजीब के साथ बात करेगा, हेल्पिंग नेचर के साथ बात करेगा। और फिर मान लो उस लड़की की कोई रिश्तेदार या कोई है जिसको लड़का भी जानता है, लड़की का कोई रिश्तेदार कोई लड़का है और लड़के का दोस्त है, तो जानने की कोशिश करेगा कि लड़की मेरे बारे में क्या सोच रही है। तो लड़का मिला जो उस लड़की का दोस्त है, पूछा अच्छा वो आपके रिश्तेदार है क्या? वो स्मिता आपकी रिश्तेदार है? हाँ, मैं स्मिता की क्लास में ही हूं, कभी मिले तो पूछना।
मेरे बारे में कि वो तुम्हारी क्लास में पढ़ता है कि नहीं। यूं नहीं पूछेंगे कि भाई वो क्या सोचती, यूं पूछेंगे तुम्हारी क्लास में पढ़ता है। वो लड़का स्मिता से मिला, रविवार को घर आया तो पूछा, अच्छा वो जो राम है ना, वो मेरा दोस्त है, तुम्हारी क्लास में ही है ना? हाँ। राम वो तो बहुत ही नेक, बहुत सीधा आदमी है। फिर वो जो स्मिता का रिश्तेदार जब राम से अगली बार मिला तो उसने कहा कि स्मिता तुम्हारे बारे में ये बात कर रही थी। लड़के को अंदर ही अंदर मन ही मन प्रफुल्लन हुआ। और मान लो लड़की ने ये कह दिया, वो लड़का तो एकदम संकोची है। हालांकि उसने संकोच की, कम बात की कोशिश तो इसीलिए की थी, अच्छा इंप्रेशन जाए, ज्यादा बोलूंगा कुछ उल्टा बोल दूंगा। लेकिन ऐसा कह दिया कि यार वो तो बोलता ही नहीं है, क्या यार लड़का होके बोलना नहीं आता। अगली बार क्या करेगा वो लड़का? अपना इंप्रेशन सुधारने के लिए जैसा उसने लड़की ने कमेंट किया ना, उसके अकॉर्डिंग अपने व्यवहार को परिमार्जित करने की कोशिश करेगा और लड़की के सामने अच्छा इंप्रेशन झाड़ने की कोशिश करेगा। तो जब इसका मतलब पहले क्या पर्सनैलिटी थी, फिर इस आत्म चेतना के कारण उसके दिमाग में भाव आया कि मैं जानूं कि दूसरा मेरे बारे में क्या सोच रहा है, और तब उसने अपने व्यक्तित्व को बदलने की कोशिश, उसके व्यक्तित्व को उस रूप में रखने की कोशिश की। मैं जस्ट ये एग्जाम्पल के माध्यम से, और ऐसे ही व्यवहारिक उदाहरणों से जब आप साइकोलॉजी को समझोगे ना तो बहुत आसान लगेगी। साइकोलॉजी क्या है, आपके हमारे बीच में, सबके बीच में क्या घटित हो रहा है, लोगों का व्यवहार कैसा है, वही साइकोलॉजी है। तो आत्मचेतना ये पहली मूलभूत बात है। देखो, व्यक्ति के व्यक्तित्व की बात जब हम करते हैं ना तो 3 विशेषताएं सबसे इंपॉर्टेंट है। सबसे पहली मूलभूत बात है आत्मचेतना। अगर इस आत्मचेतना की बात आती है, मैं एक उदाहरण देके आपको पूछना चाहूंगा, क्या किसी पशु के बारे में कहते हैं कि इस ढोर का व्यक्तित्व अच्छा है, इस गधे का व्यक्तित्व अच्छा है, इस कुत्ते का व्यक्तित्व अच्छा है, इस घोड़ी का व्यक्तित्व अच्छा है? कहते हैं क्या? नहीं। क्यों नहीं कहते? क्योंकि घोड़ा, गाय, बैल, इनमें वो सेल्फ कॉन्शियसनेस वाला पावर जितना हमारे में होता है उतना उनमें नहीं होता। और वो ये जानने की कोशिश, एक घोड़ा कभी ये जानने की कोशिश करता है कि ये घोड़ा, कि दूसरा घोड़ा उसके बारे में क्या सोचता है? या एक गधा ये जानने की कोशिश करता है कि दूसरा गधा, दूसरा घोड़ा, दूसरा ऊंट ये उसके बारे में क्या सोच रहे हैं? गधा ये सोचता है कि गधा, दूसरा गधा उसके बारे में क्या सोचता है? ऊंट सोचता है कि दूसरा ऊंट उसके बारे में क्या सोच रहा है? तो जब सेल्फ कॉन्शियसनेस पावर नहीं है तो हम पर्सनैलिटी जैसा कोई टर्म पशुओं के संदर्भ में यूज नहीं करते। लेकिन व्यक्ति के अंदर व्यक्तित्व, क्योंकि उसमें आत्मचेतना है, उसको पता है कि वो क्या कर रहा है, और जब ये पता है कि वो क्या कर रहा है तो ये जानना भी चाहता है कि लोग उसके बारे में क्या सोच रहे हैं, और जब ये जानना चाहता है कि लोग उसके बारे में क्या सोच रहे हैं तो फिर अपनी पर्सनैलिटी को उस रूप में प्रेजेंट करने की कोशिश भी करता है। इसका मतलब आत्मचेतना व्यक्ति के व्यक्तित्व का क्या है? एक आवश्यक अंग है। मैं बताना चाह रहा हूं, मनुष्य के अंदर इसी आत्मचेतना के कारण व्यक्तित्व की उपस्थिति मानी जाती है। अगर आत्मचेतना नहीं है तो आप समझ लीजिए कि व्यक्तित्व भी नहीं है। मनुष्य के अंदर आत्मचेतना के कारण ही, मनुष्य के अंदर आत्मचेतना के कारण ही व्यक्तित्व की उपस्थिति मानी जाती है। व्यक्ति के अंदर इसी आत्मचेतना के गुणधर्म के कारण व्यक्तित्व की उपस्थिति मानी जाती है। आपको जानकारी हो, आत्मचेतना का मतलब क्या है? जब व्यक्ति यह सोचे, जब व्यक्ति ये जाने कि वो क्या है, उसका नाम क्या है, वो क्या कर रहा है। व्यक्ति मतलब आत्मचेतना का मतलब क्या है? कि व्यक्ति को खुद के बारे में जानकारी हो। जब व्यक्ति ये जानता है कि वह कौन है, क्या कर रहा है, क्या करता है, उसका व्यवहार क्या है, उसका व्यवहार कैसा है, उसका व्यवहार कैसा है, संवेगों का प्रदर्शन कैसे कर रहा है, क्रोध उसको कब आता है, चिड़चिड़ा है कि नहीं है, संवेगों का प्रदर्शन किस प्रकार कर रहा है, किस प्रकार करता है, उसका स्टेटस क्या है, उसका स्तर, उसका स्टैंडर्ड क्या है, क्या उसकी लाइफ स्टाइल है,
ये सारी चीजें जब व्यक्ति सो ऑन मतलब ऐसी तमाम चीजें जब वो जानता है खुद के बारे में, और मैं सिंपली ये कह सकता हूं ये चीज की व्यक्ति का खुद के बारे में जानना, ये अपने आप में क्या है? आत्म चेतना। आत्म चेतना का मतलब है स्वयं के बारे में जानकारी। जब आपको खुद के बारे में नॉलेज हो, आपको खुद के कार्यों के बारे में, खुद के व्यवहार के बारे में, खुद के गुणों के बारे में जब आपको जानकारी हो, तो हम कहेंगे कि आत्म चेतना। यह पता हो कि इच्छाएं क्या है, महत्वाकांक्षाएं क्या है। जब ये पता होगा तब व्यक्ति ये जानने का प्रयास करेगा कि दूसरे क्या सोचते हैं। ध्यान दे, जब व्यक्ति ये खुद के बारे में जानेगा तो वो ये जानने का भी प्रयास करेगा, जानने का प्रयास भी करेगा कि दूसरे उसके बारे में क्या सोचते हैं। देखो, आपको, मेरे को, सबको पता है कि हमारे दोस्त हमारे बारे में क्या सोचते हैं। क्योंकि व्यक्तियों के बीच में जो बातें होती है ना, वो कहीं ना कहीं घूम फिर कर वापस आती है। दो आदमी के बीच की बात होगी, तो जैसे मेरे दोस्त से बात हुई, मैं कहीं वो बात तीसरे से शेयर करूंगा, वो भी कई बात तीसरे से शेयर करेगा, और कहीं नहीं तो घरवाली से शेयर करेंगे। और जब बातें शेयर होगी तो बातें एक दूसरे तक जाती ही है, और बातें जाती है तो घूम फिर के बाद जब कभी वापस आती है तो हमें पता चलता है मेरे बारे में ये सोच रहा है, मेरे सामने तो बड़ा मीठा मीठा बोलता है, लेकिन दूसरों के सामने ये सोचता है मेरे बारे में। ये हम जानने की कोशिश करते हैं, तो जानने का ये प्रयास करते हैं कि दूसरे उसके बारे में क्या सोचते हैं। और आपको ध्यान हो, दूसरे हमारे बारे में क्या सोचते हैं, वही तो हमारे व्यक्तित्व को जन्म देता है। इसका मतलब आत्म चेतना होगी ना, तभी हम व्यक्तित्व की उपस्थिति को स्वीकार कर सकते हैं। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, मुझे एक चीज बताइए, कभी किसी पशु के व्यक्तित्व की तुलना, किसी पशु के व्यक्तित्व के बारे में बात होती है? घोड़े का व्यक्तित्व, गधे का व्यक्तित्व? नहीं। कभी किसी बालक के व्यक्तित्व की बात होती है? छोटा बच्चा, 3 साल का, 4 साल का बच्चा, कभी हम ये तो कह सकते हैं 3 साल की, जैसे गुड़िया बहुत क्यूट लग रही है, ये बच्चा बहुत क्यूट है। क्यूट तो हो सकता है बच्चा, लेकिन पर्सनैलिटी का आकलन हम नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि आत्म चेतना नहीं। छोटा बच्चा, 3, 4, 5 साल का बच्चा, उसमें सेल्फ कॉन्शियसनेस नहीं है। वो जो कुछ कर रहा है वो बचपने में कर रहा है। और वही 5 साल का बच्चा जब 20 का हो जाए, 15, 17 का हो जाए, तो वो जो कर रहा है वो अपनी समझ से कर रहा है। व्यक्तित्व के अंदर एक बहुत जरूरी चीज है कि जब हम अपना व्यवहार समझ के आधार पर करते हैं और फिर हम गलत कार्य कर रहे हैं, गलत व्यवहार कर रहे हैं, गलत बात कर रहे हैं, तो इसका मतलब हमारा व्यवहार व्यक्तित्व नेगेटिव है। छोटा बच्चा, 3 साल के बच्चे ने अगर किसी को गाली दे दी तो ये नहीं कहेंगे इसकी पर्सनैलिटी खराब है। क्यों? क्योंकि ये तो बचपना है, उसने जैसा देखा वैसा ही वो कर रहा है। तो कहने का मतलब पशु का, बालक का, एक ऐसा व्यक्ति जो कोमा के अंदर है, अब वो कोमा के अंदर व्यक्ति, उसमें आत्मचेतना ही नहीं है, तो उसके कार्यों पे, उसके व्यक्तित्व पे क्या टिप्पणी की जाए। एक व्यक्ति जो पागल है, अब पागल है मतलब दिमागी उसका खाली है, तो आप ऐसे व्यक्ति के व्यक्तित्व की उपस्थिति स्वीकार ही नहीं कर, फिर आप खराब पर्सनैलिटी और अच्छी पर्सनैलिटी दोनों ही डिफाइन नहीं करेंगे, क्योंकि आदमी पागल है, माइंड काम नहीं कर रहा है। और जब माइंड काम नहीं कर रहा है, इसका मतलब सीधी सीधी बात है कि व्यक्ति के व्यक्तित्व की उपस्थिति ही नहीं है। समझ में आई बात? तो मैं बताना चाह रहा हूं कि व्यक्ति के व्यक्तित्व का पहला जो सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट मैंने रखा है, वो रखा है आत्मचेतना। आत्मचेतना से मिलती जुलती एक दूसरी बात भी मैं करना चाहूंगा। किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व के लिए दूसरा जो एस्पेक्ट बहुत जरूरी है वो है सामाजिकता। क्या जरूरी है? सामाजिकता। सामाजिकता, आपने बचपन से ये पढ़ा होगा कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। मनुष्य सामाजिक प्राणी, और मैं तो ये कहूंगा कि सामाजिक संपर्क के कारण ही तो हमारे अंदर आत्मचेतना आती है। जैसे मुझे खुद के बारे में पता है कि मेरा समाज में स्तर क्या है, लेकिन मेरा समाज में स्तर क्या है ये मुझे पता तो तब चला ना जब लोगों से मैं मिला हूं। अगर मैं लोगों के बीच में ही नहीं रहूंगा तो मैं जो व्यवहार कर रहा हूं वो मुझे पता कैसे चलेगा कि मेरा व्यवहार कैसा है। आपको ध्यान हो, आज हमने अपने दिमाग के आधार पे ये
सुनिश्चित करते हैं कि हमारा व्यवहार किस व्यक्ति के साथ कैसा होना चाहिए। लेकिन यह धीरे धीरे हमने अनुभव के आधार पर सीखा है। और कैसे सीखा है? हमने कभी न कभी कोई व्यवहार बचपन में किया, बचपन में जैसे जैसे बड़े हुए अपने व्यवहार किया तो लोगों से हमें पता चला कि व्यवहार खराब है। इस व्यवहार का, जैसे अपन कोहलबर्ग का नैतिक विकास का सिद्धांत जब पढ़ते हैं ना, विकास के अंदर नैतिक विकास, तो वहां दूसरे के मानदंड को अपनाना, दूसरे दंड पुरस्कार मिलता है, उससे हमारे नैतिकता का विकास होना, मतलब अलग अलग प्रकार की चीजें हम पढ़ते हैं। जैसे बचपन में हमने कोई व्यवहार किया, उस पर पुरस्कार मिला तो हमें पता चला कि व्यवहार अच्छा है। हमने कोई व्यवहार किया, उस पर हमारे पिताजी ने हमें डांट दिया तो हमें पता चला कि व्यवहार खराब है। यानी हमारे व्यवहार पर लोगों की प्रतिक्रियाएं आई और तब हमें पता चला कि हमारा व्यवहार कैसा है। मतलब आत्मचेतना भी तब डेवलप हुई जब हम सामाजिक संपर्क में रहे। और आपको ध्यान हो, जब बात सामाजिकता की आती है तो हमारे विद्वान क्रो एंड क्रो ने एक बात कही है। सामाजिकता की बात जब मैं करता हूं व्यक्तित्व की विशेषता के रूप में, तो हमारे आपको जानकारी हो, साइकोलॉजिस्ट क्रो एंड क्रो ने जो बात कही है, क्रो एंड क्रो कहते हैं कि मनुष्य जन्म से, बालक जन्म से न सामाजिक होता है और न ही असामाजिक होता है। बालक जब पैदा होता है तो पैदा होते समय न ही वो सोशल है और पैदा होते समय वो न ही असामाजिक। उसको असामाजिक भी आप कैसे कहोगे? जब वो पैदा हुआ उसको सामाजिकता का ज्ञान ही नहीं है। जैसे ही वो बच्चा अपनी मां के साथ पहली बार संपर्क में आएगा, उसमें समाजीकरण की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी और धीरे धीरे बच्चे का समाजीकरण होगा। बच्चा समाज के साथ मिलेगा, समाज के साथ मिलेगा तो समाज के साथ घुलेगा, घुलेगा मिलेगा, फिर उसमें सहयोग की भावना, सहानुभूति की भावना, एक दूसरे की मदद करने की भावना, ये सब समाज के द्वारा उसके अंदर आएगी, फीलिंग्स आएगी। और इसी सामाजिक संपर्क के कारण धीरे धीरे व्यक्ति समाज के साथ ही रहना चाहता है, अकेला रहना ही नहीं चाहता, एकांत उसको पसंद ही नहीं होता। आपको ध्यान हो, आज जब आदमी बड़ा हो जाता है, शादी करता है, हमारे यहां पे कहावत है, मान लो शादी किसी की नहीं होती है, माँ बाप कोशिश करते हैं शादी हो जाए। क्यों शादी हो जाए? देखो, शादी के कई उद्देश्य, सबसे बड़ा उद्देश्य तो ठीक है परिवार का निर्माण, वो सब तो ठीक है, संतानोत्पत्ति वो सब ठीक है, लेकिन हमारे यहाँ पे एक कहावत है, किसी की शादी लंबे समय नहीं होती है। या फिर मान लो किसी की शादी हुई और कम शादी 2-3 साल 4 साल रही, डाइवोर्स हो गया या फिर पत्नी की डेथ हो गई, घर वाले चाहते हैं कि लड़का दूसरी शादी कर ले। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ कहते हैं कि अरे आना तो जवान है, ठा को नहीं पड़े, लेकिन बूढ़ा पैरे मई हाल बुरा वाला। हमारे हिंदी भाषी विद्यार्थी ज्यादा है तो मैं हिंदी में ट्रांसलेट करता हूं कि अभी तो ये बच्चा युवा है, मान लो शादी टूट गई या पत्नी की डेथ हो गई, अभी तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जोश है और काम कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, शादी नहीं है तो। लेकिन जब उम्र गुजर जाएगी, 50-60 का होगा, मान लो शादी के बाद एक आध लड़का भी है या लड़की भी है, तो जब वो लड़का लड़की तो अपने शादी हो जाएगी तो लड़का अपनी पत्नी के साथ रहेगा, लड़की है जवाई के साथ रहेगा, ससुराल चली जाएगी। लेकिन ये जो लड़का जिसके वो छोटे बच्चे, वो लड़का जब बड़ा हो जाएगा, बुजुर्ग हो जाएगा, तो उसको ये घर की दीवारें काटेगी। उसके मन में आएगा कि, इसके भी मन में आएगा जब ये बुजुर्ग होगा कि जब मैं बड़ा मतलब बुजुर्ग हो गया कि मैं अपने मन की बात किसके साथ शेयर करूं, साझा करूं। क्योंकि मनुष्य सामाजिक है और वो ढूंढता है कोई ऐसा सहारा जिसके साथ अपने मन की बात कर सके। और मन की बात करने के लिए लाइफ पार्टनर से ज्यादा बेटर कोई हो नहीं सकता। और इसीलिए हमारे समाज में कहते हैं कि यार दोस्त भी अलग अलग काम करते हैं, कहीं रहेंगे, लेकिन परिवार के अंदर लाइफ पार्टनर है तो उसके साथ अपनी बात को साझा कर सकता है। तो ये सामाजिक प्राणी है मनुष्य, इसीलिए इस शादी का महत्व सामाजिकता के कारण भी है। तो बताना चाह रहा हूं हमारे विद्वान क्रो एंड क्रो ने क्या कहा। हमारे विद्वान क्रो एंड क्रो ने कहा मनुष्य या बालक शब्द यूज कर लो, अगर आप मनुष्य की जगह बालक शब्द भी यूज करो तो कोई दिक्कत नहीं है। मनुष्य जन्म से न सामाजिक है और न ही असामाजिक, क्योंकि देखो उसमें आत्मचेतना ही नहीं है। आत्मचेतना और सामाजिकता को अगर हम पूरक भी कह लेना तो गलत नहीं है। मनुष्य जन्म से न सामाजिक है और न असामाजिक, क्योंकि
आपको जानकारी हो बच्चा अबोध है, उसको जानकारी कुछ भी नहीं है, अभी उसका दिमाग ही विकसित नहीं है, उसका शरीर उसका दिमाग विकसित ही नहीं है, तो ऐसी स्थिति में अगर बच्चा तो वही करेगा जो बच्चे का नेचर होता है। तो मनुष्य जन्म से न सामाजिक और न असामाजिक, एक छोटा बच्चा पैदा हुआ ना, उसको अपन असामाजिक भी नहीं कह सकते, क्योंकि वो जानबूझकर अकेला थोड़ी बैठा है एकांत में, वो बच्चा है, वो तो अबोध है, वो अपना नेचुरल टेंडेंसी से व्यवहार कर रहा है। लेकिन जब बालक का संपर्क पहली बार अपनी मां से होता है, तब उसमें समाजीकरण की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। जब बालक का पहली बार संपर्क अपनी माता से होता है, जब बालक का पहली बार संपर्क अपनी माता से होता है, तब समाजीकरण की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है। तब समाजीकरण की प्रक्रिया मतलब सामाजिक बनने की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है। आपको ध्यान हो, इसी कारण मनुष्य के बारे में अगर आपने बचपन में अंग्रेजी के अंदर निबंध लिखे हैं 10वीं 12वीं में, तो वहां एक लाइन हमारे गुरुजी सिखाया करते थे, मैन इज अ सोशल एनिमल, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। तो मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। तो मैं बताना चाह रहा हूं कि बालक का पहली बार संपर्क अपनी मां से होता है, तो उसमें समाजीकरण की प्रक्रिया प्रारंभ होती है। तो समाजीकरण मतलब पहली बार मां से संपर्क हुआ, फिर पिताजी, फिर दादा दादी, चाचा चाची, ताऊ ताई, फिर पड़ोस के छोटे छोटे बच्चे, फिर पड़ोस के अंकल जी, आंटी जी, उसके बाद स्कूल के बच्चे, फिर स्कूल के बच्चे, स्कूल के टीचर, फिर समाज, सोसाइटी, धीरे धीरे हमारा सामाजिक दायरा बढ़ता जाता है। एक छोटा बच्चा होता है, पड़ोस के बच्चों से ही संपर्क होता है, घर वाले सदस्यों के अलावा। और आज जब हम बड़े हो गए, हमारे समाज में बहुत सारे लोगों के साथ में और सोशल मीडिया आने के बाद तो हमारा संपर्क और ज़्यादा बढ़ गया। आज फेसबुक के माध्यम से, इंस्टाग्राम के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से लोगों से संपर्क है, काम की वजह से स्टूडेंट्स के साथ मेरा संपर्क है। तो संपर्क सर्किल हमारा धीरे धीरे क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। तो जब बालक का और संपर्क बढ़ते हैं ना, तो लोगों से हम कुछ न कुछ कैप्चर करते, कुछ न कुछ सीखते। तो कहने का मतलब समाजीकरण की प्रक्रिया प्रारंभ होती है। तो समाजीकरण की जब प्रक्रिया प्रारंभ होगी, इसका मतलब हमने लोगों के साथ हम सामाजिक संपर्क में रहे, और जब लोगों के साथ सामाजिक संपर्क में रहेंगे तो हम खुद के बारे में भी जानेंगे कि हम कैसे हैं। अगर हमारा सामाजिक संपर्क ही नहीं है, समाज के साथ हम जाते ही नहीं है, जब आप समाज के साथ जाओगे ही नहीं तो समाज के साथ व्यवहार ही नहीं करोगे, व्यवहार ही नहीं करोगे तो आप खुद के बारे में क्या जानने का प्रयास करोगे कि खुद क्या हो। जब हम समाज के साथ घुलते मिलते और उनके साथ व्यवहार करते हैं तो हम ये जानना चाहते हैं कि वो लोग हमारे बारे में क्या सोच रहे हैं, और तब हम खुद के बारे में एक धारणा बनाते हैं, और जो खुद के बारे में धारणा है वो आत्मचेतना है। मैं यहां पर अगर इन दो चीजों को रिवर्स कह दूं ना तो गलत नहीं होगा। एक शब्द है व्यक्तित्व और एक शब्द है आत्मा या स्व। ये दोनों शब्द साइकोलॉजी में एक दूसरे के अगर व्युत्क्रम मान लिए जाए, पूरक होते हुए भी, तो गलत नहीं है। व्यक्तित्व हमारा दूसरे की नजर में है, और आत्म या स्व मतलब हम खुद के बारे में क्या सोचते हैं। तो ये हमारा खुद के बारे में, खुद के बारे में, और ये हमारा दूसरे मतलब दूसरे का हमारे बारे में, हमारा किसी और के बारे में। हम भी तो जिनसे मिलते हैं उनकी पर्सनैलिटी का आकलन करते हैं, और हम जिनसे मिलते हैं वो लोग हमारी पर्सनैलिटी का आकलन करते हैं। तो कहने का मतलब व्यक्तित्व दूसरे की नजर में जैसा हमारा व्यवहार, हमारे गुण है, और आत्म का मतलब वास्तव में हम कैसे हैं या हम खुद के बारे में क्या जानते हैं, वो आत्म है। तो आत्म चेतना और व्यक्तित्व दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री है, और मैं ये कहूंगा कि आत्म चेतना है तभी व्यक्तित्व है, और आत्म चेतना है तो ये आत्म चेतना आई भी कहां से, जब समाज के साथ हम संपर्क में रहे, तभी तो उस समाज के माध्यम से ही हमें यह पता चला कि वो समाज हमारे बारे में क्या सोचता है, और जब हमें यह पता चला कि समाज हमारे बारे में क्या सोचता है तो उनके विचारों से हमने खुद के बारे में भी एक धारणा बनाई, और खुद के बारे में हमने जो धारणा बनाई, खुद के बारे में खुद की जानकारी, उसी को आत्मचेतना कहते हैं। और आत्मचेतना और सामाजिकता ये दोनों चीजें बहुत ही मस्ट है एक व्यक्ति के व्यक्तित्व की विशेषताओं के संदर्भ में। सामाजिकता अगर नहीं होगी, समाज के साथ संपर्क नहीं होगा, तो आपके व्यक्तित्व की कोई, देखो एक घोड़ा है वो सामाजिक प्राणी नहीं है तो उसके व्यक्तित्व का आकलन ही नहीं होता। एक 3 साल का बच्चा है, अभी सामाजिकता विकसित हो रही है,
आत्मचेतना भी प्रॉपर नहीं है, तो हम उसके व्यक्तित्व का आकलन ही नहीं करते। हम केवल कहते हैं ये बच्चा क्यूट है, हम ये नहीं कहते उसकी पर्सनैलिटी अच्छी है। लेकिन 20 साल का नौजवान है, वो समाज के साथ भी उठता बैठता है, समाज के साथ व्यवहार करता है, उस व्यवहार करता है मतलब सामाजिकता भी है, लोग उसके बारे में राय बना रहे हैं, यानी व्यक्तित्व भी विकसित हो रहा है, और लोगों के विचारों से वो खुद के बारे में भी धारणा बना रहे हैं, यानी आत्मचेतना भी है। और आत्मचेतना से ही व्यक्तित्व की उत्पत्ति हो रही है। आत्मचेतना के बिना तो व्यक्तित्व है ही नहीं। तो आत्मचेतना और व्यक्तित्व, सामाजिकता, ये दोनों, देखिए जब सामाजिकता है तभी हमने धीरे धीरे क्या विकसित की, आत्मचेतना विकसित की, और ये दोनों चीजें हैं तभी हमारा व्यक्तित्व डेवलप हुआ। व्यक्ति के व्यक्तित्व के बारे में एक तीसरी महत्वपूर्ण विशेषता, वो है समायोजन। क्या है वो तीसरी विशेषता? वो है समायोजन। समायोजन, वैसे व्यक्तित्व के बाद हमारा एक अलग चैप्टर भी आएगा, व्यक्तित्व के मतलब ये एक अलग टॉपिक है समायोजन। तो जब हम समायोजन का टॉपिक पढ़ेंगे तो बड़ी विस्तार से समायोजन के अंदर इसके लेक्चर आपको मिलेंगे। समायोजन कहिए, अनुकूलन कहिए, सामंजस्य कहिए, एडजस्टमेंट कहिए, ये अपने आप में व्यक्तित्व की विशेषता है। आपको मैंने ऑलपोर्ट की परिभाषा बताई, और ऑलपोर्ट महोदय ने क्या कहा? उन्होंने कहा कि व्यक्तित्व व्यक्ति में उन मनोदेहिक कह दो, मनोशारीरिक कह दो, अवस्थाओं का गतिशील संगठन है जो व्यक्ति का उसके पर्यावरण के साथ अद्वितीय सामंजस्य स्थापित करता है। आपको ध्यान हो, हमारे महोदय, अगर मैं बात करूं, समायोजन की चर्चा करूं, तो बहुत महत्वपूर्ण बात ध्यान देना, मैं बताना चाह रहा हूं समायोजन के संदर्भ में। एक है आत्मचेतना, एक है सामाजिकता, और एक है समायोजन। समायोजन का मतलब यह है कि हम दूसरे व्यक्ति के साथ कैसे घुलते मिलते हैं। देखो, इस दुनिया के अंदर जीवित रहना है तो आपको एडजस्टमेंट करना पड़ेगा, समायोजन करना पड़ेगा। समायोजन का चैप्टर आएगा, विस्तार से बात करेंगे, लेकिन मैं एक जनरल बात करता हूं। एक कुंवारी लड़की, अनमैरिड लड़की, उसकी शादी हो गई, मैरिड हो गई। शादी से पहले वह लड़की सुबह 8 बजे कभी उठ जाती थी, कभी 9 बजे उठ जाती थी, और 8 बजे 9 बजे उठती थी, माँ 10 बार चिल्लाती थी, लड़की उठती थी, और नहीं भी उठती थी तो माँ चाय का कप उसके बेड तक ले जाकर उसे देती थी। क्यों? क्योंकि माँ तो माँ है, माँ की ओर तो कोई कर नहीं सकता। लेकिन माँ और माँ के आगे जब सासू माँ लग जाता है तो रात और दिन का अंतर आ जाता है। लड़की सुबह 8 बजे 9 बजे 10 बजे भी उठ जाए, रात को 1-1 2-2 बजे तक भले ही पढ़ाई करे, और भले ही टीवी पर कोई सीरियल देखे, फिल्म देखे, न्यूज़ देखे, और कुछ भी, लेकिन मैं कह रहा हूं कि रात को लेट सोई, सुबह लेट उठ गई, और सुबह लेट उठी तो माँ 10 बार चिल्ला रही है, चाय का कप भी बेड तक जा रहा है। लेकिन जैसे ही लड़की की शादी हो जाती है, अगले दिन सुबह 5 बजे लड़की उठकर और हाथ में झाड़ू लिए हुए तैयार। अब आप सोचेंगे, वो लड़की जो 10 बार चिल्लाने पर भी उठती नहीं है, लेकिन शादी के अगले ही रोज, अगले नहीं तो 5-7 रोज बाद तो यह हैबिट पड़ ही जाती है, 5-7 दिन ससुराल में रहती है और लड़की को समझ में आ जाता है सुबह 5 बजे उठना है। लेकिन मान लो एक दिन जल्दी उठी, देखो परिवार को धीरे धीरे वो समझ जाएगी, उसको पता चल जाएगा सासू माँ 5:30 उठ रहे हैं, इसका मतलब उसको भी 5-5:30 उठना ही है। ऐसा नहीं हो कि वो उठ रही है 8 बजे और तब तक तो सासू माँ ने चाय बनाकर, सुबह का झाड़ू करके और पानी मटकी भर के और एकदम नाश्ते की तैयारी हो रही है, और बहू रानी आई, ओ बहू रानी आ गई, सासू माँ इतना ही कहेगी, ओ बहू रानी आ गई, और बहू क्या करेगी? उसका सिर नीचे हो रहेगा। घूंघट है हमारे यहां, नहीं भी है तो, लेकिन
देखो, घूंघट के भी अपने कई फायदे हैं और कहीं नुकसान भी है। घूंघट प्रथा वैसे सामाजिक कुरीति है, लेकिन इसका नुकसान, इसका फायदा ही है कि घूंघट के पीछे बहू का एक्सप्रेशन क्या है ये सास को पता नहीं चलेगा। और इस चक्कर में जब एक्सप्रेशन ही पता नहीं चलेगा तो झगड़े होते नहीं है, नहीं तो कई बार तो एक्सप्रेशन के कारण ही झगड़े हो जाते हैं। आपको मैं बताना चाह रहा हूं, वो बहू, उसको अगले दिन समझ में आ गया कि सासू मां ने कुछ नहीं कहा, डांटा भी नहीं, सिर्फ इतना ही कहा, ओ बहुरानी आ गई, उठ गई, महारानी जी उठ गए। बस मुंह में ही बोल दिया ना, महारानी जी उठ गए, और वो शब्द उसके कानों तक चले गए। अगले दिन भले ही अलार्म रख के रखे और भले ही पति को कह के रखे, मुझे पता नहीं सुबह 5 बजे उठा देना। आपको ध्यान हो ये बदलाव कैसे आया। लड़की अगर एडजस्टेबल नेचर की है तो ये बदलाव आएगा ही, क्योंकि उसको पता है अगर नए परिवार के साथ मैं समायोजन करूंगी तो घर में शांति रहेगी, पति भी खुश रहेगा, सास भी खुश रहेगी, घर का माहौल अच्छा रहेगा और मेरा वैवाहिक जीवन अच्छा रहेगा। लेकिन एक लड़की दूसरी जो एडजस्टमेंट नेचर की नहीं है, वो सुबह 8 बजे उठती है, बहू, सासू मां कहती है, ओ बहुरानी आ गए। क्या है, बहुरानी आ गए? मैं तो 8 बजे उठती हूं, 8 बजे उठी चल अपने तो। अरे समझ में आवे जो को करो। 2 बार सास, 4 बार सास टन 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 करेगी और उसके बाद धनी को कहेगी मेरे को साथ में रहना नहीं है, अगर मेरे साथ रहना हो तो अलग से कमरा किराए पे ले लो। यानी, और सास भी रिश्तेदारों में जाएगी तो क्या कहेगी, पता नहीं पुराने जन्म में कैसे कर्म किए थे जो ऐसी बहू मिली है और ऐसी बहू परेशान हो गई। क्यों? क्योंकि एडजस्टमेंट नहीं। मैं ये नहीं कह रहा हूं केवल बहू ही एडजस्टमेंट करे। अगर खुश रहना है, मान लो बहू ने बहुत सारे एडजस्टमेंट किए और सास बिल्कुल एडजस्टमेंट नहीं करे, तब भी दिक्कत है। बहू एडजस्टमेंट कर रही है तो बहू के अकॉर्डिंग कुछ एडजस्टमेंट सास को भी करने होंगे, क्योंकि उसको भी ये समझ में आना चाहिए अभी तक घर की महारानी वो अकेले थी, अब हर चीज में उस बहू को भी पूछना पड़ेगा। किसी रिश्तेदार के घर में मान लो शादी है, बंदोला भी डालना है ना, तो बहू को पूछना पड़ेगा, लाडी अपने कितना पैया डालना। क्यों? क्योंकि उससे उसको सम्मान लगता है कि मेरी सास ने भी मेरे को पूछा। और बहू भी कोई काम कर रही तो वो भी सास की सलाह लेती है। ये आपस में क्या, ये एडजस्टमेंट है। और ये एडजस्टमेंट केवल बहू को नहीं, लड़के को भी करना पड़ता है। जैसे एक लड़का शादी से पहले दोस्तों के साथ में रात को 12 बजे आ जाता था, 1 बजे आ जाता था, और अब शादी हो गई, उसको पता है रात को 9 बजे 10 बजे तो मुझे घर में रहना ही है, एंट्री होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि अब मेरी जिम्मेदारियां बढ़ गई है और उस पत्नी को जिसे मैं लाया हूं उसको भी मुझे समय देना है। तो कहने का मतलब, और अगर ऐसा नहीं करे तो वो तो कहे भाई मैं तो पहले भी दोस्तों के साथ जाता था, रात में लेट आऊंगा और तार डूगे जी को करे, फिर क्या होगा, कड़े होगी, महाभारत होगी। तो कहने का मतलब इस प्रकार का समायोजन, इस प्रकार का अनुकूलन अगर है, अगर बहू ने अनुकूलन कर दिया ना तो सास जाके कहेगी मार बहुआरी ठीक है, ठीक है, मतलब उसका व्यक्तित्व तो अच्छा है। और लड़के ने भी एडजस्टमेंट कर दिया, उसका मैरिड लाइफ अच्छा चल रहा है, तो समाज वाले लोग कहेंगे अच्छा आदमी है। और मान लो बहू से खिटपिट हो रही है इन मुद्दों पर, समाज वाले कहेंगे कैसा आदमी है, शादी हो गई, सुधरा नहीं अभी तक, घर वाले भी कहेंगे, तो व्यक्ति तो बुरा हो जाएगा। तो व्यक्ति के व्यक्तित्व के अच्छे और बुरे होने के लिए यह जरूरी है कि व्यक्ति अपने परिवेश के साथ में एक अद्वितीय समायोजन को स्थापित करे। ऑलपोर्ट की परिभाषा यही है, ऑलपोर्ट ने कहा यही है कि व्यक्ति अपने परिवार के साथ एक अद्वितीय सामंजस्य या समायोजन को स्थापित करे। यह महत्वपूर्ण बात है, यह महत्वपूर्ण बात है जो हमारे को ध्यान देनी है। यानी व्यक्ति जो है परिवेश के साथ में एक स्थायी, एक गतिशील, हालांकि आइजेनक की परिभाषा में वो कह दिया लगभग स्थायी और, उसमें भी लगभग लिखा है, मतलब पूर्ण स्थायी तो है ही नहीं व्यक्तित्व। हम हमेशा कह रहे हैं कि व्यक्तित्व को 100% स्थायी गुण तो मारा ही नहीं जा सकता, ये गतिशीलता है इसके अंदर, क्योंकि व्यक्तित्व चेंज होता है। तो आपको ध्यान हो, व्यक्ति के व्यक्तित्व में आत्मचेतना होगी तभी व्यक्तित्व की उपस्थिति होगी।
व्यक्ति में सामाजिकता होगी, सामाजिक संपर्क करेगा, समाज के साथ व्यवहार करेगा, तभी वो ये जानने का प्रयास करेगा कि वो कैसा, और तब खुद के बारे में धारणा बनाएगा, आत्मचेतना का विकास करेगा। और समायोजन, जब वह समाज के साथ, परिवार के साथ, रिश्तेदारों के साथ, दोस्तों के साथ एडजस्टमेंट करेगा, तभी तो वो लोग कहेंगे कि इसका व्यक्तित्व अच्छा, नहीं तो कहेंगे ये कोई काम का नहीं है। तो ये तीनों व्यक्तित्व की मूलभूत विशेषताएं मानी जाती है। लेकिन इनके अलावा भी कुछ विशेषताएं हैं। आपको जानकारी हो, व्यक्तित्व की विशेषताओं की बात जब चलती है, मैंने 3 विशेषताएं जैसे बताई है, वैसे ही मैं आपको बताना चाह रहा हूं ध्यान दें, व्यक्ति के व्यक्तित्व की विशेषताओं की चर्चा जब करें तो यहां बहुत महत्वपूर्ण बात, 3 बातें मैंने सबसे पहले कही है, उन बातों को मैं यहां लिख देता हूं। आत्मचेतना है ही, जिसके बिना व्यक्तित्व की उपस्थिति ही नहीं है। सामाजिकता, अगर आप सामाजिक हैं, सामाजिक संपर्क में रहते हैं, समाज के साथ अच्छा व्यवहार है, व्यक्तित्व अच्छा है। समाज के साथ में बुरा व्यवहार है, व्यक्तित्व खराब हो जाएगा। इसके अलावा आपको जानकारी हो समायोजन, अगर आप में एडजस्टमेंट का नेचर है तो निश्चित रूप से यही एडजस्टमेंट आपके व्यक्तित्व को निखारेगा। एडजस्टमेंट कम है तो व्यक्तित्व के अंदर जो है प्रॉब्लम्स रहेगी। मैं इसके अलावा भी कुछ विशेषताओं पर आपका ध्यान ले जाना चाहूंगा। जैसे उदाहरण के तौर पर, किसी भी व्यक्ति के व्यक्तित्व का एक गुण यह होता है कि व्यक्तित्व किसी पर्टिकुलर गुण को नहीं कहेंगे। ऑलपोर्ट की परिभाषा है ना, व्यक्तित्व, ऑलपोर्ट की परिभाषा क्या है? व्यक्तित्व व्यक्ति में उन मनोदेहिक लिखा है ना, तो मैं यहां पर 2 चीजें लिख देता हूं। व्यक्तित्व के अंदर मानसिक स्वास्थ्य भी है, आप मानसिक रूप से स्वस्थ होने चाहिए। पागल और कोमा में पड़े आदमी के व्यक्तित्व का परिकलन नहीं करते। और शारीरिक स्वास्थ्य, आप फिजिकली भी फिट हो। अगर आप बेड पे पड़े हो, या सपोज करिए आप बहुत जबरदस्त बीमार, किसी भयानक बीमारी से ग्रस्त है, तो आपका चिड़चिड़ापन, आपका व्यवहार उस रूप में देखा जाता बीमार आदमी है, ठीक है ना। तो कहने का मतलब, एक मैंने लिखा है संगठन कह दीजिए, समग्रता कह दीजिए, सारे गुणों की समग्रता। आप इसे समन्वित कह सकते हैं। व्यक्तित्व व्यक्ति के सभी गुणों का कैसा रूप है? समन्वित रूप है। सभी गुणों का एकीकरण कह सकते हैं। ये भी व्यक्ति के व्यक्तित्व की विशेषता है। मैंने व्यक्ति की जितनी परिभाषाएं आपको बताई, उन परिभाषाओं में, जैसे मैंने गिलफोर्ड के बारे में कहा कि गिलफोर्ड महोदय ने क्या कहा था? व्यक्तित्व व्यक्ति के सभी गुणों का समन्वित रूप है। गिलफोर्ड ने कहा व्यक्ति के सभी गुणों का समन्वित रूप। वुडवर्थ ने कहा व्यवहार की समग्र विशेषता। डेसील ने कहा व्यक्ति के संगठित व्यवहार का चित्रण। इसका मतलब इन तमाम परिभाषाओं में कहीं ना कहीं जाहिर होता है, और ऑलपोर्ट की परिभाषा तो आपको पता ही होनी चाहिए कि एक व्यक्ति के अंदर समस्त मनोदेहिक अवस्थाओं का गतिशील संगठन, जो व्यक्ति का उसके पर्यावरण के साथ, परिवेश के साथ अद्वितीय समायोजन स्थापित करता है। इसका मतलब व्यक्ति का व्यक्तित्व सभी गुणों का, आंतरिक और बाहरी, शारीरिक और मानसिक, आंतरिक गुणों का, शारीरिक और बाहरी गुण, आंतरिक और बाहरी गुणों का, शारीरिक और मानसिक गुणों का, सभी प्रकार से कह दो तो व्यवहार का संगठित पैटर्न कह दो, तो सभी गुणों का, व्यक्ति के जितने भी क्वालिटीज है उन सभी गुणों का एकीकरण व्यक्तित्व में होता है। व्यक्ति के व्यक्तित्व को किसी पर्टिकुलर एक गुण के आधार पर नहीं, बल्कि ओवरऑल हम कहते हैं ये व्यक्ति ऐसा है। इसका मतलब ये नहीं कि उसके किसी पर्टिकुलर गुण के बारे में, हम उसके तमाम गुणों के बारे में बात कर रहे हैं। हम तमाम गुणों के बारे में बात कर रहे हैं। और बहुत महत्वपूर्ण बात यह हमारे को ध्यान रखनी है, व्यक्ति के व्यक्तित्व के अंदर मैं बताना चाह रहा हूं कि सभी गुणों का क्या है, सभी गुणों का संगठन व्यक्तित्व के अंदर पाया जाता है। व्यक्ति के व्यक्तित्व की एक मूलभूत विशेषता है गतिशीलता।
या कह दीजिए परिवर्तनशीलता। देखो, ऑलपोर्ट की परिभाषा है ना, व्यक्तित्व व्यक्ति में उन मनोदेहिक अवस्थाओं का गतिशील संगठन। मैंने आपको एक एग्जांपल दिया। आप कॉलेज में पढ़ते थे, आपका कॉलर ऊंचा रहता था, शर्ट आउट बाहर पैंट से, और आगे शर्ट पैंट के अंदर है, पीछे शर्ट बाहर है। कोई पूछे कि भाई आगे से शर्ट अंदर डाल रखा है, पीछे से बाहर क्यों? तो क्या आगे से शर्ट फटा हुआ है, पीछे से पैंट फटी हुई, ऐसी स्थितियां भी होती है। तो कहने का मतलब कि गतिशीलता या परिवर्तनशीलता वो कॉलेज लाइफ की बात थी। लेकिन 5-7 साल गुजर गए, शादी हो गई। शादी के बाद आप घर से बाहर निकलते बिल्कुल इंसर्ट किए हुए, बेल्ट लगाए हुए, ठीक है ना, और बिल्कुल एकदम शिष्टाचार वाला लड़का है, मतलब थोड़ा सा सोभरनेस आप में आ गई। नौकरी लग गई, दफ्तर में जाते हो, तहजीब के साथ, अधिकारी से कैसे बात करनी है वैसे बिल्कुल ड्रेसिंग सेंस के साथ। प्राइवेट कंपनी में काम कर रहे हो तो उसके हिसाब से, गवर्नमेंट दफ्तर में काम कर रहे हो तो उसके हिसाब से, कलेक्ट्रेट में आपकी जॉब है तो आपका व्यवहार अलग होगा, स्कूल में टीचर के रूप में हो तो वहां आपका ड्रेसिंग सेंस अलग होगा। ये सारा चीजें, इसका मतलब हमने अपनी पर्सनैलिटी में क्या किया? चेंज किया। हम जिस जॉब लगे उस जॉब के अकॉर्डिंग हमने पर्सनैलिटी को अपना लिया। जिस लड़की से शादी हुई उसके कारण भी हमारे व्यवहार में फर्क आया, क्योंकि लड़की से शादी होती है तो, या लड़के की लड़की से, या लड़की की लड़के से, तो दोनों के व्यवहार में एक दूसरे के कारण भी तो चेंजेस आते हैं, क्योंकि एक दूसरे के साथ अगर आपको एडजस्टमेंट करना है तो एक दूसरे के अकॉर्डिंग भी चेंज लाना होगा। तो ये चेंजेस उसके व्यक्तित्व में भी दिखाई देते हैं, और इसलिए व्यक्ति के व्यक्तित्व को हम ये कह सकते हैं, एक तरीके से मैं ये कह सकता हूं कि व्यक्ति का व्यक्तित्व परिवर्तनशील होता है, उसके अंदर गतिशीलता होती है, और व्यक्ति के व्यक्तित्व को स्थायी नहीं कह सकते। एक आदमी गांव का गरीब आदमी और कलेक्टर बन जाए, अब गांव में आता है, आप देखिए अपन भी कहते हैं ना, ओ पहले बेचारा गरीब था अब कलेक्टर बन गया तो कलेक्टर ही लगेगा। अरे कलेक्टर बन गया तो कलेक्टर के अकॉर्डिंग उसको रहना भी तो पड़ेगा, उसको ड्रेसिंग भी कलेक्टर के अकॉर्डिंग, बातचीत का तरीका भी, रौब भी आदमी सीखता है, आदमी रौब भी सीखता है। एक आदमी बिल्कुल सिंपल है ना, अगर उसका जॉब ऐसा ही लग जाए तो उसको रौब भी, पुलिस में जॉब लग गई, अब जॉब करनी है तो उसको रौब धीरे धीरे उसके दोस्त ही उसको सिखा देते हैं, ट्रेनिंग में ही सिखा देते हैं। ध्यान देना। तो कहने का मतलब व्यवहार में गतिशीलता भी है। एक चीज और, एक व्यक्ति अगर निर्देशित लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ता है तो हम कहते हैं कि इस व्यक्ति का व्यक्तित्व अच्छा है। और एक व्यक्ति कभी क्या करता है, कभी क्या करता है, कभी क्या करता है, कोई नहीं, ढुलमुल आदमी है, कभी क्या कभी क्या। एक आदमी बिल्कुल निर्देशित लक्ष्य के साथ, दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ आगे बढ़ता है, तो निर्देशित लक्ष्य के साथ, दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ, तो ऐसे व्यक्ति की पर्सनैलिटी को हम कहते हैं कि बढ़िया पर्सनैलिटी है। ये जो इच्छा रखता है ना, उस इच्छा को पूरा करने के लिए अपना एफर्ट लगाता है, अपना प्रयास करता है, तो निश्चित रूप से ऐसे व्यक्ति के व्यक्तित्व को भी अच्छा माना जाता है। कुछ विशेषताएं हैं, मैं एक दो क्वेश्चन के माध्यम से आपके सामने एक क्वेश्चन रखना चाहूंगा, जिसके माध्यम से आप थोड़ा सा आकलन कर सके। जैसे मैंने एक सवाल रखा कि व्यक्तित्व का तत्व नहीं है, व्यक्तित्व का आगे जो एमसीक्यू आएंगे उसमें तो भरपूर सवाल आएंगे, लेकिन हर टॉपिक में एक आध सवाल जब मुझे लगता है तो मैं डाल देता हूं ताकि वो टॉपिक क्लियर हो जाए। व्यक्तित्व का तत्व नहीं है, जैसे पहला विकल्प दे दिया गत्यात्मकता, गत्यात्मकता। दूसरा विकल्प दे दिया स्थिरता, तीसरा विकल्प दे दिया संगठन, और चौथा विकल्प दे दिया समायोजन। अब यहां पर व्यक्ति के व्यक्तित्व का कौन सा तत्व नहीं है, तो आपको पता है गतिशील संगठन है ही, संगठन है तो संगठन है ही, और समायोजन है ही। इसका मतलब सही उत्तर क्या होगा? स्थिरता। व्यक्तित्व को पूर्ण स्थिर या स्थायी संगठन नहीं माना जा सकता। इसी तरीके से एक सवाल और रख रहा हूं आपके सामने। क्वेश्चन यह है कि एक अच्छे व्यक्तित्व का लक्षण नहीं है, एक अच्छे व्यक्तित्व का लक्षण नहीं है। बहुत महत्वपूर्ण बात ध्यान देना। दूसरा एक सवाल आपके सामने और, अच्छे व्यक्तित्व का
लक्षण नहीं है। मान लो ये सवाल आ गया, एक अच्छे व्यक्तित्व का लक्षण नहीं है। अब इस पे मैंने 4 ऑप्शन रखे, जैसे दृढ़ इच्छा शक्ति, दृढ़ इच्छा शक्ति। दूसरा विकल्प मैंने रख दिया निर्देशित लक्ष्य प्राप्ति, निर्देशित लक्ष्य प्राप्ति। तीसरा रख दिया परिवेश के साथ अद्वितीय समायोजन, परिवेश के साथ अद्वितीय समायोजन। और चौथे विकल्प के रूप में मैंने रख दिया संवेगों में यादृच्छिकता, संवेगों में यादृच्छिकता। देखो संवेगों में स्थिरता है ना, तब आपका व्यक्तित्व अच्छा है। यादृच्छिकता मतलब कभी एकदम क्रोध आ गया और एकदम सही हो गए, एकदम चिड़चिड़े हो गए, ऐसा व्यक्तित्व अच्छा नहीं माना जाता। देखो अगर परिस्थिति है तो क्रोध मनुष्य का लक्षण है, क्रोध हर आदमी को आता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं 5 मिनट क्रोध आया, 5 मिनट एकदम सही हो गए, फिर किस पे तितर रहे हो, किस पे बिखर रहे हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो इस संवेगों में जो रैंडमाइजेशन हो रहा है, संवेग कभी क्या, और सामने वाले को ये समझ में ही नहीं आ रहा है कि आपका संवेग किस प्रकार काम कर रहा है, तो ऐसी स्थिति के अंदर व्यक्तित्व तो खराब हो जाएगा। ठीक है ना। बाकी दृढ़ इच्छा शक्ति है ही, निर्देशित लक्ष्य प्राप्ति, परिवेश के साथ अद्वितीय समायोजन, ये सब आपके व्यक्तित्व की बहुत बढ़िया बढ़िया बातें हैं। चलिए इस लेक्चर में हमने व्यक्तित्व के विशेषताओं को, व्यक्तित्व के अभिलक्षणों को पढ़ने का प्रयास किया है। उम्मीद करता हूं आपको व्यक्तित्व की परिभाषाएं और व्यक्तित्व की विशेषताएं बहुत अच्छे से आपके जहन में बैठ गई हो। धन्यवाद। वंदे मातरम।